हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक सीखने वाले। उसको कहते हैं सेंटर ऑफ चार्ज। आपने 11th स्टैंडर्ड में सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ा होगा। दिस इज सिमिलर टू दैट। एक्चुअली सेंटर ऑफ चार्ज करके एग्जैक्टली कोई ऐसा सिमिलर टू सेंटर ऑफ मास कोई कंसेप्ट है नहीं, बट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो अच्छे कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने में यूज़ हो सकता है। ठीक है, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक, इट्स नॉट एग्जैक्टली फिक्स्ड लॉ लाइक गाउसेस लॉ या कूलम्ब्स लॉ। ओके, सो लेट्स लुक इनटू दैट। तो सेंटर ऑफ चार्ज का कंसेप्ट जो है इट इज सिमिलर टू सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट। तो लेट्स से कि अगर एक 3D स्पेस में x y z स्पेस में बहुत सारे चार्जेस है, ठीक है, Q1 Q2 एंड सो ऑन Qn, ठीक है। एंड इन सारे चार्जेस का जो पोजीशन वेक्टर्स है वो है R1 वेक्टर, R2 वेक्टर एंड सो ऑन टिल Rn वेक्टर। ओके, तो इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या रहेगा? जस्ट लाइक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, सेंटर ऑफ चार्ज आर सेंटर ऑफ चार्ज, ये आर सी ही लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ आर सी क्या है? ये एक पर्टिकुलर पॉइंट वेर वी कुड इमेजिन द होल चार्ज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये अगर आर एन, सॉरी दिस इज आर एन, एंड ये जो है अगर मान लो कि सारा चार्ज हियर ऑल द चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड क्यू, ठीक है। तो दिस इज आर सी वेक्टर। आर सी वेक्टर क्या है? इट इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ चार्ज। तो इधर सेंटर ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या रहेगा? इट वुड बी सिग्मा क्यू आई आर आई बाई टोटल चार्ज, ठीक है। ध्यान रहे टोटल चार्ज क्या रहेगा? टोटल चार्ज वुड बी सिग्मा क्यू आई। ओके, so this can also be written as what? Sigma qi ri by sigma qi. Now center of charge का जो concept है, we use it specifically for positive charges separately, negative charges separately. अगर तुम्हारे जो भी सिस्टम, अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा है तो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है, तो आई वुड रिकमेंड कि पॉजिटिव के लिए अलग से निकालो सेंटर ऑफ चार्ज, नेगेटिव को अलग से निकालो सेंटर ऑफ चार्ज, ठीक है। ऐसा ही करना इसको, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। ऑलराइट, तो ये हुआ सेंटर ऑफ चार्ज का कंसेप्ट। नाउ दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर व्हाट? अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज एक्स वाई एंड जेड, एंड ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें एक छोटा सा अपने क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, इसका चार्ज डेंसिटी, चार्ज हो गया डी क्यू, एंड इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? आर वेक्टर। ना इस पूरे पे जो चार्ज है वो है क्यू, विच इज इंटेग्रल डी क्यू, एंड इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो है आर सी, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ चार्ज। तो इन दैट केस, ऐसे केस के लिए, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंटर ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? आर सी वुड बी इक्वल टू इंटेग्रल डी क्यू टाइम्स आर वेक्टर बाय इंटेग्रल डी क्यू, या फिर इंटेग्रल डी क्यू टाइम्स आर वेक्टर by total charge q. Okay, again I am specifying this, use this separately for positive and separately for negative charge. Now you could clearly see इसका मैथमेटिक्स जो है वो completely सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट जैसा ही है। तो अगर मैं तुम्हें ये बोल दूँ कि एक किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ है, तो इट इज़ ईजी, जैसे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते थे वैसे ही कैलकुलेट करोगे इसका, ठीक है। तो अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ सिस्टम्स दे देता हूँ, उनका सेंटर ऑफ चार्ज किधर है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक रॉड है, ओके, देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ L, ओके, एंड ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बट इसका चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। बोल रहा है कि यहाँ से x दूरी पे चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज
लैम्डा नॉट एक्स। अब मैं बोलता हूँ कि इसका चार्ज सेंटर ऑफ चार्ज कैलकुलेट करो। तो सेंटर ऑफ चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। इसको एक मान लो कि ये एक छोटे से टुकड़े में तोड़ दिया, जिसका लेंथ तो देखो पोजीशन तो x है और इसका थिकनेस क्या ले लेंगे, dx ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें चार्ज कितना रहेगा, dq वुड बी लैम्डा dx विच इज लैम्डा नॉट x dx, ऑलराइट। एंड इसका विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट पोजीशन क्या रहेगा, x रहेगा। तो इधर से सीधा सीधा सेंटर ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या रहेगा, आर सी। इधर से देखो एक ही लाइन है, लीनियर है, तो फिर हमें दो कंपोनेंट्स लेने का जरूरत नहीं है, वन कंपोनेंट इज इनफ। तो वेक्टर फॉर्म लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाय डेफिनेशन दिस वुड बी इंटेग्रल डी क्यू एक्स बाय इंटेग्रल डी क्यू, ऑलराइट। तो इसको देखो क्या लिखेंगे, इंटेग्रल डी क्यू एक्स मतलब इंटेग्रल लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स इंटू एक्स फ्रॉम एक्स कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, 0 से l तक, 0 to l डिवाइडेड बाय इंटेग्रल लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to l, ऑलराइट। तो इधर से देख सकते हो कि यू कुड क्लियरली सी दैट लैम्डा नॉट इज अ कांस्टेंट, यू कुड ब्रिंग दैट आउट ऑफ द इंटीग्रल एंड मतलब कैंसिल कर सकते हैं इसको। तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड इधर देखो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस हियर। तो इधर क्या बचेगा, आर सी वुड बी इक्वल टू इंटेग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to l बाय नीचे क्या रहेगा, इंटेग्रल एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to l। तो ये तो क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to l बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to l, ऑलराइट। तो ये क्या होगा, एल क्यूब बाई 3, ये एल क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर बाई 2। एक एल कैंसिल हो गया, तो इधर से आर सी क्या आ गया, 2l बाई 3। दिस इज द सेंटर ऑफ चार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर रॉड, ऑलराइट। तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग चीज़ों का कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अलग अलग बॉडीज़ का तुम्हें पता होगा, जैसे हेमिस्फीयर है तो उसका r/2 होता है एंड सो ऑन। इस तरह से अलग अलग फॉर्मूला तुम्हें पता है। जैसे अगर ट्राइंगुलर प्लेट है तो ट्राइंगुलर प्लेट का किधर होता है, उसका सेंट्रॉइड होता है। तो अगर ट्राइंगुलर प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका चार्ज सेंटर किधर मानेंगे, उसके सेंट्रॉइड पे मानेंगे। अगर मान लो एक हेमिस्फेरिक एक सेमी सर्कुलर प्लेट है तो उसका सेंटर ऑफ मास किधर होता था, 2r/π पे। तो अगर उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज तो उस पर जो उसका जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो भी किधर होगा, 2r/π फ्रॉम द सेंटर। तो इसी तरह से हम लोग सेंटर ऑफ चार्ज का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो एग्जैक्टली किधर आता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। वो एग्जैक्टली अच्छे से अगर तुमको इसको यूज़ करना है तो एक तो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशन में आता है, जिसके बारे में आगे की वीडियोस में बताऊंगा। एंड दूसरा जो है, इसको एज अ ट्रिक यूज़ कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, वो स्पेसिफिकली अगर इफ ऑल द पार्टिकल्स are equidistant from the point where electric field is to be calculated, तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता है। इसका देखो क्या मीनिंग है। अगर मान लो कि इसका अगर बहुत सारे चार्जेस है, ये जनरली कैसे कब होगा, मान लो 2 चार्ज है तो इफ देयर आर 2 चार्जेस Q और इससे अगर इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट ले लो तो ये दोनों चार्ज से क्या होगा, दूरी सेम। अगर एक चार्ज्ड रिंग ले लो तो चार्ज रिंग के एक्सिस पे क्या होगा, एक्सिस पे हर चार्ज पार्टिकल देखो सेम दूरी पे होगा ना इधर से। तो ऐसे सारे केसेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सेंटर ऑफ चार्ज का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे होगा वो बताता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है कि हर पार्टिकल इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इट वुड बी इंटेग्रल DE बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एंड इन DE क्या रहेगा,
इंडिविजुअल छोटे छोटे एलिमेंट्स को अगर लेंगे या छोटे छोटे पार्टिकल्स को ले लेंगे तो उसके टर्म्स में अगर करें तो क्या रहेगा, इट वुड बी k डी क्यू बाय आर स्क्वायर आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, राइट। अगर आर स्क्वायर लिखता तो आर कैप लिखना पड़ता, ठीक है, आर क्यूब इंटू आर वेक्टर लिखा ना। ये आर तो सारे पार्टिकल्स के लिए क्या रहेगा, सेम। तो आर क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो के को और आर क्यूब को क्या कर लो, बाहर निकाल लो। तो इधर से देखो क्या आ जाएगा, दिस शुड बी के बाय आर क्यूब टाइम्स इंटेग्रल डी क्यू टाइम्स आर। नाउ व्हाट इज इंटेग्रल डी क्यू टाइम्स आर? अभी हमने देखा था कि आर सी के फॉर्मूले में इंटेग्रल डी क्यू टाइम्स आर वुड बी टोटल, सॉरी, आर सी वुड बी इंटेग्रल डी क्यू टाइम्स आर बाई टोटल चार्ज। तो इधर से इंटेग्रल डी क्यू टाइम्स आर क्या होगा, इंटेग्रल डी क्यू आर वेक्टर क्या होगा, चार्ज इंटू आर सी। तो इधर से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं अपने, के इंटू टोटल चार्ज क्यू, के इंटू टोटल चार्ज क्यू इंटू आर सी बाई क्या आ जाएगा, आर क्यूब। नाउ ध्यान से सुनना, इस चीज़ को समझने का कोशिश करो। इधर एक छोटा सा वेरिएशन है, ये जो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर क्या है, इट इज़ द पोजिशन ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, ठीक है, इट इज़ द पोजिशन ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे एक चार्ज है डी क्यू और इधर से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये हुआ अपना आर वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर। नाउ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में इसके हिसाब से अगर मैं चार्ज सेंटर ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये आर वेक्टर उल्टा होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली में क्या आएगा, ये सब ठीक है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, आर सी वुड बी बेसिकली दिस इंटू नेगेटिव, ये माइनस क्यों, माइनस आर वेक्टर के साथ होगा वो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट पे बैठ के चार्ज को देखते हैं तब जाके सेंटर ऑफ मास का या सेंटर ऑफ चार्ज का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में चार्ज पे बैठ के पॉइंट को देख रहे हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, ट्रिक को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो इधर एक नेगेटिव साइन भी आएगा माइनस आर सी के टर्म्स में, ऑलराइट। सो लेट्स सी कि इसको कहाँ यूज़ कर सकता है। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल जो हमने ऑलरेडी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, ठीक है। दैट वॉज 2 चार्जेस आर गिवन एंड उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इफ़ यू रिमेंबर दैट, मान क्या था, 2 चार्जेस है, लेट से ए इधर से लेट से x दूरी पे तुमको फील्ड कैलकुलेट करना है। ये चार्ज q, ये भी चार्ज q एंड ये दोनों का डिस्टेंस है a एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो a। तो हम लोग इसको कैसे फील्ड कैलकुलेट करते थे, इधर से ये जो पार्टिकल के वजह से फील्ड इधर क्या रहेगा ऐसे, और इसके वजह से कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, एंड नेट फील्ड क्या हो जाता था, ओके, नेट फील्ड क्या हो जाता था ऐसे, दिस वाज द नेट फील्ड, ऐसा कैलकुलेट करते थे हम लोग। तो वो कैसे कैलकुलेट करते थे, लेट से दिस इज थीटा, थीटा, ये दोनों थीटा है, ये दोनों भी थीटा होंगे, ये x है, ये a है, तो ये क्या हो गया, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अगर मैं इसको ई नॉट लिखूँ, ठीक है, तो ई नॉट क्या हो जाता है, के इंटू क्यू बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस डिस्टेंस कितना है, एक रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, है ना। तो ई वेक्टर कितना होता था, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ई वुड बी 2 ई नॉट कॉस थीटा, ठीक है। तो कितना होगा 2 के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा फ्रॉम दिस डायग्राम इज एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इधर से ई कितना आया 2kqx बाई 2kqx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू 3/2, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व किया था हमने।
नाउ अभी जो मैंने मेथड बताया था उसके टर्म उसको यूज करके सिंपली कितने इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी वेक्टर्स, वो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आइडिया क्या है, कैन यू सी दैट बोथ द चार्जेस आर इक्विडिस्टेंट, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज K/K Q इंटू RC माइनस था, ठीक है, बाय R क्यूब, दिस वॉज द फॉर्मूला। मैंने बताया था ट्रिक इसको ऐसे यूज करेंगे। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। माइनस RC का मतलब क्या होगा, इसका अभी देखो इनका सेंटर ऑफ चार्ज क्या होगा, सेंटर ऑफ चार्ज देखो यहाँ है, दिस इज द सेंटर ऑफ चार्ज, कैन यू सी दिस, ये हुआ सेंटर ऑफ चार्ज। तो सेंटर ऑफ चार्ज का इस चार्ज से जो डिस्टेंस होगा वो RC है, ठीक है, तो उसको माइनस RC ले लिया, ठीक है। तो ये दूरी कितना हुआ, x हुआ, दिख रहा है, सेंटर ऑफ चार्ज और पॉइंट के बीच का दूरी कितना हुआ, x हुआ। तो कैसे लिखेंगे देखो, E इज इक्वल टू K इंटू Q कितना है, टोटल चार्ज कितना है 2Q इंटू RC कितना हुआ, सेंटर ऑफ चार्ज और जिस पॉइंट के बीच का दूरी है वो, विच इज x, डिवाइडेड बाय इस R का क्यूब, इस दूरी का क्यूब, इसका क्यूब देखो क्या आएगा, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्यूब, मतलब क्या हुआ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल रेज टू 3/2। कैन यू सी दैट क्लियरली, यही आंसर आया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे ऐसा सिमेट्री है तो वी कुड यूज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलराइट। इसको मैं और आगे डिफिकल्ट और प्रॉब्लम्स, रिंग्स हुआ, आर्क्स हुआ, उन सबको कैलकुलेट करने में इसको यूज करूँगा, ऑलराइट। सो दैट वाज सेंटर ऑफ चार्ज।